हेलो एवरीवन। आज के सेशन में परीक्षावाड़ी से हम फिजिक्स के प्रश्नों को यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ फिजिक्स का, और ये दूसरा वीडियो है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसको फटाफट से ज़रूर से देख लीजिए। परीक्षावाड़ी में जितने भी अगर फिजिक्स अभी आप देख रहे हैं तो अगर आप देखेंगे इसमें ध्यान से तो हर तरीके के प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। मतलब इससे बाहर प्रश्न हो ही नहीं सकता है। अगर आप वन डे का कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो बस परीक्षावाड़ी का GS 1 लाइनर आप पढ़ लीजिए, जो मैं आपको भी कवर करा रही हूँ, और मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट को कवर कर दिया है। तो अगर आप सिर्फ उसे देख करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। इसके साथ ही इसमें प्रश्नों की इतनी सारी संख्या है कि इससे बाहर आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी आने वाली सभी परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल आभासी बल है। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, डीजल, बैटरी तथा भाप में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दूध को मथने में क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए अधिक बल, कम बल, समान बल तथा अपरिमित बल में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की आवश्यकता होगी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत, लकड़ी, कोयला तथा सूर्य में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। किसी प्रणाली को कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है तो उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा, 2:1 का होगा। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी? 240 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गति शक्ति और स्थिति शक्ति। गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? क्षयकारी बल है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, निर्वात में हो जाती है भारशील। कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा में कार्य करता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। किसी बांध की दीवार नींव पर यानी आधार पर अधिक चौड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्षैतिज समतल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर पर मिनट। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर। 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? 746 वाट के, और ये लगभग कई बार पूछा गया है। पावर यानी शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 पे, सेकंड टू द पावर -3। श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है प्लास। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है त्वरण। पेट्रोल, डीजल, विद्युत और भाप में से किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? विद्युत की। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा संवेग।
एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। रॉकेट की गति पर द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण तथा ऊर्जा का संरक्षण में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। वक्रपथ, परवलय, वृत्त तथा सरल रेखा में से किसकी प्रक्षेप्य का पथ होता है? परवलय का होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो है वो तेजी से गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तीनों ही साथ में ही आएंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 गुनी। 2 गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तब भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ ही पहुंचेगा। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब नेक्स्ट चैप्टर है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, पदार्थों के सामान्य गुण। अब इस टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है? भारी बोझ ढोने वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं। भारी बोझ ढोने वाले जो ट्रक होते हैं उनके टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें भार से उत्पन्न प्रभावी दाब का मान कम होता है। प्रभावी दाब का मान कम हो जाता है और ट्रक जो है वो आसानी से चलता है, वह पहिए कम घिसते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। क्यों ये सलाह दी जाती है? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, तो इनके शरीर के अधिक रक्तदाब से उनके नाक आदि से खून बाहर आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वायुयान पे जो बीपी के पेशेंट है वो सफर ना करें। ऊपर जाने पर वायुदाब का मान किस दर से कम होता है? @1 मिनट ऑफ Hg पर 1000, यानी 1000 फुट ऊपर जाने पर पारे के 1 इंच के बराबर। ठीक है। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? 0 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी पर शरीर तैरता है। यदि पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर पानी में डूब जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है। क्यों? क्योंकि नमक आदि लवणों के घुले होने के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। किसी बांध की दीवार नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि वो गहराई के साथ बढ़ने वाले क्षैतिज दाब को सहन कर सके। द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोलाइटिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर।
नेक्स्ट, द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिटिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। जल के उत्प्रेक्ष का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल करके नीचे से पिघलता है। क्यों? क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे के बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ये 4 छिद्र हैं, 1 2 3 4, ये छिद्र वाले एक फव्वारे हैं। तो फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी फेंका जाएगा वो छिद्र है छिद्र 1। यहाँ से अधिकतम पानी जो है इस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, छिद्र 1। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। किसी बर्तन में पानी भरा है, उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन घटता है, अतः यदि पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल बढ़ेगा कि घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो जल का तल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? हाँ, लगाया जा सकता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। अगला क्वेश्चन, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वो पानी हटाती है अपने भार के बराबर या ज़्यादा। ये जो सारे जितने भी मैं वीडियो लेकर के आती हूँ, जितने भी मटेरियल मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रोवाइड करती हूँ, उसके पीडीएफ मैं फ़ौरन ही वीडियो के जाने के बाद पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाउनलोड कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, ताकि आप उसको बाद में रिवीजन कर सकें। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। पारे से कम होता है लेकिन पानी से अधिक होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उनका घनत्व हवा के घनत्व से कम होना, यही कारण है। प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग, 1/9 पार्ट। वायु में प्रचक्री यानी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है? बर्नौली प्रमेय के आधार पर। अधोलिखित कथन सत्य है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 बार होता है, या अगर सेंटीमीटर में देखें तो 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0। लोहे की सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है, ऐसा कैसे संभव हो पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण वो ऊपर तैरता है। यदि पृष्ठ तनाव, यहाँ पे एक नोट भी दिया है कि यदि पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित कर दे तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर सकती है। अगला क्वेश्चन, पानी के स्वतंत्र तल पर तेल की कुछ बूंदें डालने पर तेल पतली फिल्म के रूप में पानी के पृष्ठ पर फैल जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि पानी और तल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और किसी निश्चित मात्रा के लिए गोलीय आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? द्रव के अणु ससंजक बल के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
द्रव बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? ससंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है तथा घनत्व भी जल से कम होता है, जिससे तेल की बूंदें जल के ऊपर ही पूरी तरह फैल जाती है। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव्स में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न केशिकत्व के गुण के कारण जो है वो ऊपर चढ़ने लगती है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं? पारा को कहते हैं। यदि केश नली की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? पहले का आधा चढ़ेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उस तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। कागज पर फैली स्याही को मशीचूष पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कैसे? केशिकत्व के कारण मशीचूष पत्र रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लेता है। अगला, अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? स्नेहक श्यानता का बढ़ना। स्नेहक की श्यानता का बढ़ना। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घटता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तेल की परत के कारण पानी व पात्र के अणुओं के बीच आसंजक बल नहीं लग पाता है। श्यानता का क्या कारण है? ससंजक बल, कोहेरेंट फोर्स। एक आदर्श तरल यानी लिक्विड की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। ताप का श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। तरलता व श्यानता में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ही ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपर भाग की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि तली के पानी में द्रव स्थैतिक दाब अधिक होने के कारण स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। किस ताप पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है? पदार्थ के क्रांतिक ताप पर। क्रांतिक ताप क्या होता है? वो न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब डाल करके द्रवित नहीं किया जा सकता है, वो है क्रांतिक ताप। यदि कोई अघुलनशील अशुद्धि किसी द्रव में मिलाया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। सुई में किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने पर क्या कारण है चढ़ने का? द्रव का पृष्ठ तनाव। किस दशा में केश नली में द्रव जो है वो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर जाती है? जब द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल का मान द्रव व केश नली की दीवार के मध्य वाले आसंजक बल से अधिक होता है। वायु की अपेक्षा जल में चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि वायु की अपेक्षा जल की श्यानता अधिक होती है। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अन्य कणों के सापेक्ष कितना होगा? अधिकतम होगा। स्थिर पानी यानी गड्ढा में केरोसिन डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। कैसे? मिट्टी का तेल जल की पूरी सतह पर फैल जाता है, जिससे कि मच्छर के लार्वा के श्वास में बाधा उत्पन्न हो जाती है और वे मर जाते हैं। हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? तो हवाई जहाज के ऊपर उड़ने की क्रिया में बर्नौली का सिद्धांत काम करता है, जबकि हेलीकॉप्टर क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार ऊपर उठता है। क्रिया प्रतिक्रिया आप समझते हैं, एक्शन रिएक्शन क्या होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कोई भी विरूपक बल लगाने पर लंबाई में हुई वृद्धि प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, अपरूपण विकृति क्या है?
विरूपक बल के प्रभाव स्वरूप किसी वस्तु की आकृति में हुआ परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, रबड़ और स्टील में अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन है? स्टील। दृढ़ता गुणांक किसका अनुपात है? अपरूपण प्रतिबल व अपरूपण विकृति का। एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्ति होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं हो तो वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? 2 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। 2 तार है, एक 3 मीटर लंबा और दूसरा 2 मिलीमीटर मोटा तथा दूसरा 1 मीटर लंबा व 1.5 mm मोटा। 2 तार हैं, ठीक है। एक 3 मीटर लंबा है और 2 mm मोटा है और दूसरा 1 मीटर लंबा है और 1.5 mm मोटा है। यदि समान बल द्वारा दोनों को खींचा जाए तो किस तार में अधिक वृद्धि होगा? जिस तार की लंबाई 3 मीटर व व्यास 2 mm है, वो तार जो है वो अधिक वृद्धि होगी उसमें। अगला, दृढ़ता गुणांक का क्या मात्रक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर के मोल। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? अणुओं के अशून्य आकार तथा अंतरा अणुक बल के कारण। वास्तविक गैस से सेमी पीवी इक्वल टू आरटी का कब अधिक सही पालन करती है? उच्च ताप व निम्न दाब पर। एक बक्से में 2 गैसें H2 व O2 के बराबर बराबर अणुओं की संख्या है। यदि बक्से में एक सूक्ष्म छिद्र कर दिया जाए तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तेजी से लीक होगा? हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ये तेजी से लीक होगी। निश्चित ताप पर गैस का आयतन कम कर देने पर उसका दाब क्यों बढ़ जाता है? इससे इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप दाब बढ़ जाता है। गैस को संपीड़ित करने पर उसका ताप क्यों बढ़ जाता है? दाब बढ़ने से अणुओं का वेग वर्ग माध्य बढ़ जाता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ जाने से ताप भी बढ़ जाता है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? 0 होगा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब नियत ताप पर आधा कर दिया जाता है। गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन की तुलना में कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 25% बढ़ाना होगा। ठोस, द्रव व गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किस में सबसे कम होता है? ठोसों में सर्वाधिक व गैसों में सबसे कम होता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किस अवस्था में होती है और कब सबसे कम होती है? गैसीय अवस्था में सर्वाधिक अधिक व ठोसों में सबसे कम। द्रव का ताप घटाने पर उसके वाष्पन की दर क्यों घट जाती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गलनांक पर ठोस तथा द्रव में से किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। शीशे के 2 टुकड़ों को दबाने से वे चिपक क्यों जाते हैं? अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, जिससे सतह पर बर्फ जमने के बाद अंदर का तापमान और नहीं गिरने पाता। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर बना रहता है और जमने से बच जाता है। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। किस बात का संकेत है? कि मौसम तूफानी होगा। कथन है, ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें आपका ए सही था, लेकिन आर गलत है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा?
छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक और पारे से कम होता है। कथन: जब कोई जहाज नदी से निकल करके सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। कारण: सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम है। बर्फ में जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। ये भी जान लीजिए। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बत्ती के धागों के बीच बनी केश नलियों द्वारा ही ऊपर चढ़ता रहता है। खेतों में दिया गया जल वृक्षों व पौधों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर उनके विभिन्न भागों में पहुंचता है। वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती हैं और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता, जिससे नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है। जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डुबोने पर तौलिए के धागों के बीच बनी केश नलियों में धीरे धीरे पानी चढ़ता रहता है और पूरा तौलिया गीला हो जाता है। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भारहीनता की दशा होने के कारण नली में चढ़े जल स्तंभ का प्रभावी भार 0 होगा। अतः जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। साबुन व डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा जल्दी व अच्छे से साफ होता है। तालाब आदि में मिट्टी का तेल या पेट्रोल आदि डाल देने पर सतह का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे ऊपर तैर रहे मच्छर के लार्वा इत्यादि डूबकर मर जाते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि साबुन के घोलने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है जिससे सतह का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इससे जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान कम हो जाता है और लहरें शांत हो जाती हैं। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो जीभ की सतह के अधिक भाग पर फैल जाता है। पतली सुई जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की शांत या स्थिर सतह पर तैराई जा सकती है। ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग स्याही से लिखने के बाद सुखाने के लिए किया जाता है क्योंकि उनमें छोटे छोटे छिद्र केश नलियों की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल, दूध, पानी तथा पेट्रोल में कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होती है यानी विस्कासी होती है? तेल। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन के नियम से। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिका क्रिया पर। कैपिलरी एक्शन पर कार्य करता है। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात है, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन, भार, घनत्व और द्रव्यमान में से क्या समान होगा? भार समान होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। गुरुत्व, दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव में से पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण है। क्या आप जानते हैं कि ठंडे देशों में तालाबों आदि के जल जम जाने के बाद भी मछलियां जीवित रहती हैं? कैसे जीवित रहती हैं मछलियां? ठंडे देशों में जाड़े के दिनों में जब वायुमंडल का ताप गिरता है तो तालाब के ऊपरी तल के जल का ताप गिरता है।
जिससे जल का आयतन घटता है और अधिक घनत्व का जल पेंदी की ओर आता है, पेंदी की ओर आ जाता है, तो नीचे का जल ऊपर आता है। कुछ समय पश्चात पूरे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊपरी भाग का ताप और गिरने से ऊपर का जल बर्फ बन जाता है और ऊपर ही तैरता रहता है, परंतु नीचे का जल जल ही बना रहता है, क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरने पाता। इस तापमान पर मछलियां जिंदा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु के 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाइड्रोजन अणु जितनी ही, हाइड्रोजन अणु की जितनी ही होगी। क्यों रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं? गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? वो व्यक्ति जो उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ये है लाइफ जैकेट का सिद्धांत। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वो पानी हटाती है अपने भार के बराबर। समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। क्यों? समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी में बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? केवल कांच केशिका नली में। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? 68 ग्राम होगा। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? विसरण के कारण। कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? घनत्व। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपर भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका 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 चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? आर्किमिडीज। किसके साथ ये हुई थी? आर्किमिडीज के साथ। अगला प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वो फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का संसंजक उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। पारे का संसंजन यानी कोहेजन उसके शीशे के साथ आसंजन यानी एडिशन से अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। निम्नांकित कथन सही है। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैल जाता है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वो तैरती हुई प्रतीत होती है। ये घटना किसका उदाहरण है? पृष्ठीय तनाव का। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा कि शून्य होगा? कम होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हीट यानी ऊष्मा। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? ताप कहलाती है यानी टेम्परेचर। द्रव के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से क्या व्यक्त होता है? द्रव का ताप व्यक्त होता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है और इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन व खपत व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा का संबंध किससे है? पदार्थ के अणुओं के आंतरिक गतिज ऊर्जाओं के योग से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्न तापिकी कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। निम्न तापिकी का अनुप्रयोग मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, चुंबकीय प्रोत्थापन, अतिचालकता इत्यादि में। निम्न तापिकी का अनुप्रयोग स्पेस ट्रैवल में, सर्जरी में और सुपर कंडक्टिविटी इत्यादि में करते हैं। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट व 1 डिग्री सेल्सियस में किसका मान अधिक होगा? 1 डिग्री सेल्सियस का मान अधिक होगा। सेल्सियस पैमाने के एक खाने का मान व केल्विन पैमाने के एक खाने के मान में कौन बड़ा है? दोनों ही पैमानों पर एक खाने से यानी दो चिन्हों के बीच का स्थान, तो एक खाने से व्यक्त तापमान का परिमाण बराबर होता है। दोनों ही पैमानों पर एक खाने से व्यक्त तापमान का परिमाण बराबर होता है। अगला, सेल्सियस व केल्विन पैमाने में क्या अंतर है? सेल्सियस पैमाने पर जल के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मान करके बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि केल्विन पैमाने पर जल के हिमांक को 273 केल्विन और क्वथनांक को 373 केल्विन मान करके बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। यह है केल्विन और सेल्सियस में अंतर। किस तापमान पर पाठ्यांक यानी रीडिंग पॉइंट सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? 40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा। अगला, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं? C/5 = F-32/9। ये है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा इसको। डिग्री सेल्सियस को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? T = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ध्यान रखिए इसको। अगला, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? न्यूनतम संभव ताप को। मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर ये कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या कारण है कि द्रव तापमापी में जल का उपयोग नहीं किया जाता है? क्योंकि जल पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कांच से चिपकता है तथा इसका ऊष्मीय प्रसार भी आसान है। अगला क्वेश्चन, पारे से निर्मित तापमापी द्वारा किस परास का तापमान किया जा सकता है? 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक, 30 से 350 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव तापमापी में प्रायः पारे का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा चमकीला, अपारदर्शी व ताप का सुचालक है, साथ ही इसका प्रसार समान रूप से होता है। वह विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होने के कारण बहुत कम ऊष्मा लेता है। वह शीघ्र ही नापने वाली वस्तु का ताप ले लेता है। ये कांच की दीवारों से चिपकता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होगा? 373 केल्विन। प्लेटिनम तापमापी के द्वारा 1200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप का मापन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर प्लेटिनम का वाष्पन यानी वेपोराइजेशन होने लगता है। ठीक है। प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम का ही तार क्यों प्रयुक्त करते हैं? क्योंकि प्लेटिनम का गलनांक, विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है तथा ये अन्य पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर
किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा व ताप के मापन में, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा व ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु कम से कम किस ताप पर विकिरण उत्पन्न करती है? कोई भी वस्तु प्रत्येक ताप पर विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करती रहती है, परंतु ऊष्मीय विकिरण कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस पर ही उत्सर्जित होता है। अगला, किस पैमाने का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता? र्यूमर स्केल, र्यूमर पैमाना का यूज आजकल नहीं किया जाता है। ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग हम कब करते हैं? बहुत उच्च तापमान के मापन हेतु। वायु में ध्वनि के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर घटता है व बढ़ने पर बढ़ता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। किसी नक्षत्र या तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। थर्मोकपल यानी ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट पर कार्य करता है। विकिरण उत्तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापों पर विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 12 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि उक्त धातु की 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में 12 × 10⁻⁻6 मीटर की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का तार किस मौसम में लगाना उपयुक्त रहता है? तो टेलीफोन का जो तार है वो जाड़े के मौसम में लगाना उपयुक्त होता है, क्योंकि गर्मी में लगाने पर जाड़ा आने पर तार में खिंचाव के कारण टूटने की आशंका रहती है। ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है। किसी वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना होगा? 2 अल्फा होगा। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर उसके त्रिज्या, क्षेत्रफल व आयतन में से प्रतिशत वृद्धि किस में अधिक होगा? आयतन में प्रतिशत वृद्धि अधिक होगा। तांबे की एक वर्गाकार प्लेट में एक गोल छिद्र किया जाता है, तो प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार घटेगा या फिर बढ़ेगा? प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा। किसी वस्तु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या अनुपात होता है? तो 1:2:3 का अनुपात होता है। कैलोरीमीटर प्रायः तांबे का ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा किसी भी ताप पर जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 लीटर जल जमने के बाद बर्फ का आयतन कितना होगा? 10 लीटर होगा। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है। ऊपर जाने पर उसके ताप व आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो ऊपर जाने पर गुब्बारे का आकार बढ़ेगा और उसमें भरी गैस का ताप कम होगा। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर वैसे ही मतलब यथावत रहेगा, क्योंकि बर्फ अपने भार के बराबर ही पानी का विस्थापन करता है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी जाड़े में पाला पड़ने पर पौधों के तने फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाला पड़ने पर तनों के अंदर का जल जम करके बर्फ बन जाता है और बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइपें फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक ठंड में पाइपों का आयतन घटता है, परंतु जल के जमकर बर्फ बन जाने के कारण जल का आयतन बढ़ जाता है। तो परिणाम स्वरूप पाइपों में दबाव बहुत बढ़ जाता है और वो फट जाती है। जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कितना होगा? 20.7 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। नेक्स्ट, तरल पदार्थों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उन्हें गर्म किया जाए? घनत्व कम होगा।
पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन घटेगा, फिर उसके ऊपर बढ़ने लगेगा। किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है, किसी झील का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के तल में जल का ताप कितना होगा? जल का ताप होगा 4 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा अधिक। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल में पंप से हवा भरने पर साइकिल का वाल्व गर्म क्यों हो जाता है? इसमें निकाय पर पंप द्वारा कार्य किया जाता है, जिसका कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है तथा ऊष्मा तुरंत वातावरण में स्थानांतरित नहीं हो पाती, इसलिए वाल्व गर्म हो जाता है। क्या किसी गैस का दाब तथा आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता है। जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा अथवा घटेगा? 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटाने पर क्या होगा? दोनों ही दशाओं में आयतन बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा व आयतन सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। 1000 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु कितने जूल कार्य करना पड़ेगा? 4.18 इंटू 10⁻6 जूल कार्य करना पड़ेगा। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो जूल प्रति किग्रा में इसका मान क्या होगा? जूल प्रति किग्रा में इसका मान होगा 2.25 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। अगला, भाप इंजन के बॉयलर में जल का गर्म होना, द्रव्य का वाष्प में बदलना या भाप बनना किस प्रक्रम के उदाहरण है? सभी समदाबी प्रक्रम के उदाहरण है। गैसों में होने वाला विस्फोट किस प्रक्रम का उदाहरण है? समआयनिक प्रक्रम का, आइसोकोरिक का। किसी थर्मस में चाय रखकर बंद कर दिया जाए तो ये कौन सा निकाय होगा? यदि इसे हिलाया जाए तो कौन सा प्रक्रम होगा? तो थर्मस में चाय रखकर बंद करने पर वह रुद्धोष्म निकाय का उदाहरण होगा। उसे हिलाने पर वह रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो वो कौन सा प्रक्रम होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, क्योंकि टायर फटने से वायु अचानक वायुमंडल में फैल जाती है, जिसमें इतनी अल्प अवधि में उसे वातावरण से ऊष्मा नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, अचानक टायर फट जाने पर टायर से निकलती हुई वायु ठंडी क्यों हो जाती है? अचानक टायर फटने पर टायर की वायु वायुमंडल में तेजी से फैलती है, वह इस प्रक्रम में उसे बाहर से ऊष्मा नहीं मिल पाती है, अतः वायु बाह्य वायुमंडल के विरुद्ध कार्य करने में अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही व्यय करती है। इस कारण वह टायर से निकलते हुए ठंडी हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला, थर्मस के अंदर रखी चाय को हिलाने से वह और गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि थर्मस को हिलाने पर चाय की परतों के बीच उपस्थित श्यान बलों के विरुद्ध चाय पर कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप ताप भी बढ़ जाता है। अगला, क्रायोजेनिक्स यानी निम्न तापिकी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये यूपीएससी या फिर पीसीएस का क्वेश्चन होगा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? ठोस यानी सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यंत निम्न दाब पर स्वतंत्र रूप से प्रसारित यानी एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसका प्रसार इतनी शीघ्रता से होता है कि इस प्रक्रिया में बाह्य दाब के विरुद्ध निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए ऊष्मा बाहर से नहीं प्राप्त हो पाती है, और वह निकाय यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ताप उसके हिमांक तक गिर जाता है और वो जम करके सफ़ेद रंग के ठोस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है सूखी बर्फ। अगला क्वेश्चन है, बंद कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने पर
कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा ठंडा हो जाएगा। कांच, तांबा, सीसा तथा जल में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। नेक्स्ट, द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ में जमना किस प्रोसेस यानी किस प्रक्रम का उदाहरण है? ये है दोनों ही समदाबी प्रक्रम यानी आइसोबैरिक प्रोसेस का उदाहरण है। नेक्स्ट, पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में निहित होती है? अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, आंतरिक घूर्णीय तथा कंपनिक ऊर्जा यानी स्पाइन एंड वाइब्रेशन एनर्जी तथा अणुओं के बीच पारस्परिक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा। रोगी को सिकाई गर्म जल की बोतल से ही की जाती है। क्यों? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म रहता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी या फिर बढ़ेगी? तो ये अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। एक ही धातु की 10 ग्राम तथा 5 ग्राम की दो गोलियां किसी लक्ष्य पर समान वेगों से टकराती है। यदि कुल उत्पन्न ऊर्जा गोलियों का ताप बढ़ाने में व्यय हो तो किस गोली के ताप में अधिक वृद्धि होगी? दोनों ही गोलियों के ताप में समान वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके व लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लोहा जो है वो अधिक ठंडा लगता है। अगला, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े स्पंजी होते हैं जिसके रेशों के बीच हवा फंसी होती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है। अगला, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती है। क्यों? क्योंकि दो कमीजों के बीच फंसी वायु ऊष्मा का कुचालक होने के कारण रोधी माध्यम का कार्य करती है। ईंट यानी ब्रिक्स के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि कच्ची मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, अतः गर्म में वातावरण की गर्मी अंदर कम प्रवेश कर पाती है तथा शीतकाल में अंदर की गर्मी बाहर कम निकल पाती है। अगला, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार पर प्रायः क्या लगाया जाता है? तो थर्मस के अंदर में रजत की परत होती है, सिल्वर का परत होता है। ये ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय उसे पेय पदार्थ को वापस लौटा देता है। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? क्योंकि सुबह किरणें तिरछी आपतित होती हैं जिससे उसकी गर्मी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। आदर्श कृष्णिका पिंड यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक। हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मारोधी क्यों होती है? जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित यानी कंडेंस नहीं होता, बल्कि सीधे बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाता है और रुई जैसा आकार बना लेता है, जिसे हिम कहते हैं। अतः हिम के अंदर छिद्रों में वायु भरी होती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक कुचालक होता है।
अगला, क्या भू उपग्रह के अंदर जल को संवहन द्वारा उबाला जा सकता है? नहीं उबाला जा सकता है, क्योंकि संवहन द्वारा जल को उबालना गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में किरचॉफ के नियम प्रयोग कहाँ पे मिलता है? किरचॉफ के नियम का प्रयोग कहाँ मिलता है? थर्मस तथा चाय के प्याले में थर्मस तथा प्याले की बाहरी तथा भीतरी दोनों सतह चमकदार बनाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार की सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा बुरी उत्सर्जक है, फलतः ऊष्मा का ह्रास कम होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े व जाड़ों में रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा यानी धूप के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जबकि रंगीन कपड़े ऊष्मा के अधिक भाग को अवशोषित करते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्मी लगती है रंगीन कपड़े से। चाय की केतली का बाहरी पृष्ठ चमकदार तथा सफ़ेद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऐसी सतह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक व बुरा अवशोषक होने के कारण ऊष्मीय विकिरण को बाहर नहीं जाने देती और चाय गर्म रखती है। यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन दर कितनी बढ़ जाएगी? 16 गुनी बढ़ जाएगी। किसी अंधेरे कमरे में काली और सफ़ेद धातु के गोलों को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो कौन सी गेंद अधिक चमकेगा? काली गेंद अधिक चमकेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जल, पारा, एल्कोहल व ईथर में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? पारा है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठंडे देशों के कारों के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है और क्यों मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि ये जल के हिमांक को बहुत कम कर देता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ व 0 डिग्री सेल्सियस के जल में से किसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने में दी गई ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस पर बने जल के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। ध्यान रखें। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्यों घटता जाता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब जो है वो घटता जाता है, इसीलिए। उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? कई बार, एकदम हजारों बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में 539 कैलोरी पर ग्राम की अतिरिक्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से ज़्यादा जलन होती है। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक घट जाएगा। ठीक है। यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस। किसी पदार्थ की वाष्प या गैस को केवल दाब डाल करके द्रवित करने हेतु क्या आवश्यक है? किसी गैस को केवल दाब डाल करके द्रवित करने हेतु आवश्यक है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम हो। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? वाष्पन से ताप में कमी आती है, अतः इससे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। गर्मी के दिनों में मिट्टी की सुराही व घड़ों का पानी ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि सुराही के असंख्य सूक्ष्म छिद्र में लगातार वाष्पन क्रिया होती रहती है, इसलिए पानी उसमें ठंडा होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हवा चलने से पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इसलिए ठंडा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, पारे का हिमांक एवं क्वथनांक कितना है? हिमांक पारे का -39 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी धातु साधारण ताप यानी एट द रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में होती है? कौन सी धातु होती है? पारा, मरकरी और गैलियम। पारा एवं गैलियम। किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से उसकी किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? स्थितिज ऊर्जा में। इसके फलस्वरूप कुल आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, ऊंचे पहाड़ों यानी हाई पिक्स पर सदैव बर्फ जमती रहती है। क्यों? ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जम करके बर्फ बन जाया करती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
हवा का तापमान बढ़ने से उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि तेज हवा बहने से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और वायु में उपस्थित नमी का संघनन भी नहीं हो पाता है। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है? बरसात में। क्या ये संभव है कि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि ना हो? हाँ, ये संभव है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय। चाय के प्याले से तश्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है, मतलब बदलने में, मतलब इधर उधर करने में जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इससे चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन की दर बढ़ जाती है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। मनुष्य आर्द्र मौसम में परेशानी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आर्द्र मौसम में पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। मेघ बीजन यानी क्लाउडिंग सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघ बीजन कृत्रिम वर्षा का कारक है। इसमें आयोडीन व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस द्वारा आकाश में निम्न ताप उत्पन्न करके बूंदों को घनीभूत कंडेंस करा करके वर्षा प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। मेघ बीजन कृत्रिम वर्षा का कारक है। इसमें आयोडीन व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आकाश में निम्न ताप उत्पन्न करके बूंदों को घनीभूत करा के वर्षा प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? केवेंडिश के द्वारा। ध्यान रखें, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 0.8 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, फ्लूरिनेट गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन व ओजोन को क्रमशः ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान के घटते क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में होगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने 1924 में। नीचे दिए गए एक धातु गोलक है और धातु वलय है। ये क्या है? गोलक है, ये है वलय। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर जाता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वो अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। वलय का व्यास बढ़ जाएगा। कथन है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण क्या दिया है? तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथन सही है। कौन सा कथन सही है? एसी यानी वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसके किस ताप तक गर्म किया जाए उसको कि फिर पुनः आयतन प्राप्त कर सके? उसे 327 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाना चाहिए। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ए गलत है, आर सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम में उबलने लगते हैं। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई
चौड़ाई भी बढ़ जाती है। निम्न कथन सही है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। पुनश्च दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। कथन है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी SBSP को पुनश्च दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण है SBSP यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो A और R सही है दोनों, और A सही स्पष्टीकरण है R का। अगला कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो A और R दोनों सही है और A की सही व्याख्या है R। अगला कथन है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण बर्फ में एक दुर्बल चालक होता है। तो A और R दोनों सही है और R A की सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है जब नमी युक्त बिस्कुटों की थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला कथन है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस का उपयोग करते हैं। कारण कि अमोनिया को कम ताप एवं परिवेश ताप यानी एम्बिएंट टेम्परेचर्स पर द्रवित किया जा सकता है। तो A तो सही है लेकिन इसका कारण R भी गलत है और इसका कारण भी ये गलत दे रहा है। अगला क्वेश्चन कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना सेल्सियस होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D1 ग्रेटर देन D2 के दो छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए, ये D1 ये D2, तो क्या होगा? चादर को गर्म किया जाए तो D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर होगा किसके? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? -40 डिग्री। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? कम आर्द्रता और उच्च तापमान तापक्रम में। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव, नीचे ये दिख रहा है उतार चढ़ाव है, तो इसका कथन सही क्या होगा? Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस से पर ये तेज हो जाएगा। ठीक है, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी पर पहुंचता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन।
केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन पर। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? -273 डिग्री सेल्सियस पर। कार्ब्यूरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटेगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तारों के अंदर। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें क्या शीघ्र ठंडा होगा? वृत्ताकार प्लेट जल्दी ठंडा होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल करके आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च ताप पर निर्भर करेगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। कथन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। दो धातुओं ए और बी, ये ए है ये बी है, इसकी पट्टियां एक साथ मजबूती से जोड़ी जाती है जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो गर्म करने पर ए जो है वो बी से अधिक फैलती है, ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो ये निम्न रूप धारण कर लेगी। कैसा रूप धारण कर लेगी? इस तरीके का। अगला, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण यानी वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? पास्कल नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत उच्च तापमापिका। वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है? तापमान के घटने से घटता है। गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए खुरदुरा सफ़ेद, चमकीला सफ़ेद, खुरदुरा काला एवं चमकीला काला में से धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी हो जाएगी? खुरदुरा काले की कॉफ़ी सबसे ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स कहलाती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। अब इसे भी जानिए, इंपॉर्टेंट है। विद्युत अथवा टेलीफोन के तारों को 2 खंभों यानी 2 पोल्स के बीच कुछ ढीला रखते हैं ताकि जाड़ों में वे ठंड से सिकुड़ने के कारण टूट ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ट्रेन की पटरियों को बिछाते समय जोड़ों पर कुछ रिक्त स्थान यानी स्पेस छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में ताप के बढ़ने पर पटरियों को फैलने के लिए स्थान मिल सके। यदि पटरियां सटा करके बिछा दी जाएगी तो गर्मियों में फैलने के कारण पटरियां तिरछी हो जाएगी, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। लोहे का पुल। लोहे का पुल बनाते समय गार्डरों को केवल एक सिरे पर कसते हैं, गार्डरों के दूसरे सिरों को ठोस बेलनों पर रखते हैं तथा उनके बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मियों में गार्डरों के प्रसार के लिए स्थान मिल सके। अगला पॉइंट है, कांच के गिलास कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर चटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि गर्म पानी अथवा चाय डालने पर कांच की भीतरी सतह का प्रसार हो जाता है, जबकि बाहरी सतह का ताप कम होने से बाहर की तरफ प्रसार नहीं हो पाता है। अतः अंदर तथा बाहर के कांच के असमान प्रसार के कारण गिलास चटक जाती है। अगला पॉइंट, लोहे का हॉल लकड़ी के पहिए से कुछ छोटी होती है। क्यों? हॉल के पहिए पर चढ़ाने के लिए प्रारंभ में हॉल को गर्म करते हैं, जिससे ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन के कारण वह कुछ बढ़ जाती है और पहिए पर आसानी से चढ़ जाती है। अब हॉल पर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे वह सिकुड़ जाती है तथा पहिए को मजबूती से जकड़ लेती है। इंपॉर्टेंट था ये। अगला क्वेश्चन, बॉयल के नियम का सूत्र है V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। नेक्स्ट, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, ये कथन है चार्ल्स के नियम का। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ऊष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है? तापमान के। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट, चालन, विकिरण, द्रवण एवं सूर्यातप में से कौन सा कारण है कि मेघाच्छादित रात की अपेक्षा स्वच्छ व खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है? विकिरण। विकिरण के कारण। किसमें संवहन होता है? केवल द्रवों और गैसों में। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अल्कोहल, पारद, ईथर तथा पानी में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद। नेक्स्ट, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए किया जाता है। एबोनाइट, रुई, लकड़ी एवं कागज में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? लकड़ी। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रभंजन आसवन। नेक्स्ट, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? चालन विधि, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण के द्वारा। पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्माशोषी परिवर्तन। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। निम्न कथन सत्य है। एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवेपोरेट कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। जब गर्म पानी को अपेक्षया अधिक तप्त गिलास से ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, मृत सागर, माउंट एवरेस्ट, सुंदर वन डेल्टा एवं नील डेल्टा में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? मृत सागर में। किस केल्विन ताप पर जल का अधिकतम घनत्व होता है? 277 केल्विन पर।
प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। पायरोमीटर किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग एवं जूल में से कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? र्यूमर में ऋणात्मक मान नहीं होता है। अब अगला है ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न 30 वर्षों में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य से लगातार ऊर्जा यानी ऊष्मा व प्रकाश के उत्सर्जन का क्या कारण है? सूर्य के नाभिक में सदैव नाभिकीय संलयन की क्रिया होना, जिससे अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर क्या है? 4.0 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के द्रव्यमान क्षति की दर क्या है? 4.0 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकेंड। जैव प्रकाश स्रोत यानी बायोल्यूमिनेसेंट सोर्स क्या है? ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू, फायरफ्लाई। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रकृति की होती है, तरंग व कण दोनों के समान। अगला, प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन आदि की व्याख्या प्रकाश को किस प्रकृति का मान करके किया जाता है? तरंग प्रकृति का। चंद्रमा किस तरह का पिंड है? अप्रदीप्त है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर की जाती है? कण प्रकृति के आधार पर। सर्वाधिक वेग किसका होता है? प्रकाश का। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच, निर्वात, वायु तथा जल में से कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त में से कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निर्वात, वायु और जल से कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पर। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही सुनाई दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। प्रकाश का कणिका यानी फोटॉन सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है? हाइजेन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा है? रोमर ने। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड लगता है। अगर मिनट और सेकेंड में बात करें तो 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवृत्ति वही रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य व वेग बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परावर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। स्वच्छ जल युक्त तालाब की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। क्यों? अपवर्तन के कारण किरणें अपेक्षाकृत ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। यदि तालाब के आसपास के वायुमंडल का अपवर्तनांक उसके जल के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से अधिक प्रतीत होगी। यदि किसी तालाब में एक मछली की आभासी गहराई 6 मीटर हो तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? 8 मीटर होगी। वास्तविक गहराई बराबर होता है आभासी गहराई इंटू जल का अपवर्तनांक, यानी 6 × 4/3 मतलब 8 मीटर होता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक n, निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच का क्या संबंध होगा? n = c/v होगा। चंद्रमा तथा ग्रहों में तारों की भांति टिमटिमाहट यानी ट्विंकलिंग क्यों नहीं होते हैं? चूंकि चंद्रमा तथा ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत समीप है, अतः उनके द्वारा दृष्टा की आंख पर बनाया गया दर्शन कोण तारों द्वारा बनाए गए दर्शन कोण की अपेक्षा बड़ा होता है।
जिससे प्रेक्षक की आंखों में अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश पहुंचता है तथा वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और वे लगातार दिखते हैं। नेक्स्ट, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? अपवर्तन के कारण छड़ के डूबे हिस्से का आभासी प्रतिबिंब अपेक्षाकृत ऊपर को बनता है, इसलिए पूरे छड़ को एक साथ देखने पर वो टेढ़ा दिखता है। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका प्रकाश के किन गुणों का परिणाम है? प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एंडोस्कोप यानी आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण होता है एंडोस्कोप। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य के दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी ने किया है। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है? लगभग 1 to 1.5 तक होता है, 1 से 1.5 तक। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने पर किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांति कोण से अधिक हो। तंतु प्रकाशिकी यानी फाइबर ऑप्टिक्स में सूचनाओं का संचार किस रूप में होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। तंतु प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तंतु प्रकाशिकी से सूचना संचार के क्या लाभ हैं? इससे ऊर्जा का क्षय नहीं होता है तथा वैद्युत चुंबकीय अवरोध आदि से भी मुक्त रहता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री होता है। प्रकाश तंतु में तंतुओं का व्यास कितना होता है? लगभग 0.001 मिलीमीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? सूचनाओं के संचार में। दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई ना दे करके अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। क्यों? प्रकाश के विवर्तन के कारण। नेक्स्ट, जल में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है। कांच में आई दरारें चमकती है। हीरा अत्यधिक चमकता है। कालिक से पोता हुआ गोला जल में चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में लूमिंग आदि घटनाएं किस प्रक्रिया की द्योतक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये सारे एग्जाम्पल हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसलिए चंद्रमा के तल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में धूल कणों की उपस्थिति, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। अस्त व उदय होता सूर्य लाल रंग दिखता है, क्यों? अस्त व उदय होते समय सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में सर्वाधिक दूरी करनी पड़ती है, दूरी तय करनी पड़ती है। अतः हमारी आंखों तक लाल रंग की किरण ही सर्वाधिक मात्रा में पहुंचती है और अन्य रंगों का रास्ते में प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमें लाल दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रात में आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर जाती है? लाल रंग पर जाती है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए। सूर्य किरणों की तीव्रता किस यंत्र से माप सकते हैं? एक्टियोमीटर से। टैकियांश से क्या तात्पर्य है? ऐसे काल्पनिक कण जिनकी गति प्रकाश से तीव्र होती है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश की किस रंग का होता है? लाल रंग के प्रकाश का होता है। कितना मीटर? 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश किरण का होता है? बैगनी, वॉयलेट कलर का, 4.3 × 10⁻⁷ मीटर। प्रकाश के सातों रंगों को ऊर्जा के घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये 7 रंग होते हैं। विबग्योर, बैगनी, सबसे ज़्यादा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, फिर लाल। उक्त क्रम तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है। ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला,
खतरे का सिग्नल लाल रंग से क्यों बनते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे देता है। परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से युक्त कौन सी सर्वोत्तम प्राकृतिक घटना है? वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? हरा रंग। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक ऊपर होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वर्षा की बूंदों में इस प्रकार नहीं हो पाता कि इंद्रधनुष बन सके। अगला क्वेश्चन है, किसी रंग के प्रकाश व उसके प्रकीर्णन में क्या संबंध है? किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? बैंगनी रंग की प्रकाश किरण। टेलीविजन में कौन से रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं? लाल, हरा व नीला से। लाल व नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा? मैजेंटा कलर प्राप्त होगा। लाल, हरा व नीला रंगों को बराबर अनुपात में मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा? श्वेत कलर प्राप्त होगा। यदि मैजेंटा यानी रक्तताप नील रोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित भाग का रंग क्या होगा? सफेद होगा। प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? लाल, हरा व नीला है। पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, पीला व लाल है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी, क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता है और नीली वस्तु पीली रोशनी को अवशोषित कर लेती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना प्रकाश के किस गुण का परिणाम है? व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन का। प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, यानी वेवलेंथ है। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। कांच में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की। ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवण यानी पोलराइजेशन नहीं हो सकता वो क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। लाल और पीकॉक ब्लू मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके आगे बढ़ने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। अगला, एक मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए? दर्पण होना चाहिए 0.84 मीटर का। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे भी जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला पॉइंट है कि यदि एक परख नली, ये परख नली आप देख सकते हैं जिसमें जल भरा हुआ है, एक परख नली जिसको इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इसको जल से भरे बीकर, ये बीकर है, जल से भरे बीकर में रख करके टेढ़ा कर दे, ठीक है, टेढ़ा कर दे तो बीकर के ऊपर से देखने पर एक स्थिति में नली का तल चांदी की भांति दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि नली को टेढ़ा रखने से उस पर गिरने वाले प्रकाश का आपतन कोण बढ़ता जाता है। जब ये चीज़ आप ध्यान रखिए, प्रकाश का आपतन कोण बढ़ता जाता है। जब ये कोण कांच वायु के क्रांति कोण यानी 41 डिग्री 49 मिनट से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश नली के भीतर वायु में नहीं जाता, बल्कि नली का दीवार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर आंख में पहुंचने लगता है और हमें नीली चमकदार दिखाई देती है। ज्ञातव्य है कि यदि परख नली में जल भर दे तो नली चमकीली नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कांच जल के लिए क्रांति कोण कांच वायु के क्रांति कोण से बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इस स्थिति में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है, जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं जिनमें वायु की पतली परत आ जाती है। ये दरारें देखने पर चमकीली दिखाई देती है, क्योंकि इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में नहीं जाता, बल्कि कांच वायु के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित होकर के आंख में पहुंच जाता है। इसी प्रकार यदि कांच अथवा वायु में कोई वायु का बुलबुला आ जाए तो वो भी बहुत चमकीला दिखाई देता।
तीसरा पॉइंट है, यदि एक धातु के गोले पर सूखी कालिक पोत कर जल से भरे बीकर में डाल दें तो गोले का सतह चांदी की तरह चमकने लगता है। इसका कारण ये है कि कालिक के कारण गोले का तल जल के संपर्क में नहीं आता, बल्कि दोनों के बीच वायु की परत रह जाती है। तो इसलिए जल वायु के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे गोले का तल चमकीला दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है, हीरे की चमक। हीरे से वायु में आने वाले किरण के लिए क्रांति कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तब ही प्रकाश से बाहर आ पाता है। तो इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। तो इसलिए इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पांचवा पॉइंट है, रेगिस्तान में मरीचिका के बारे में समझिए। ठीक है, कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। अतः इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल का तालाब है जिससे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्यों? जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म हो जाता है तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है। इससे कुछ ऊपर तक वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है, इसलिए वायु की नीचे वाली परतें अपेक्षाकृत विरल हो जाती है। जब पेड़ से प्रकाश किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो उन्हें अधिकाधिक विरल परतों से होकर के आना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक परत पर अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर घटती जाती है। अतः प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है और किसी विशेष परत पर क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। इस परत पर किरण पूर्ण परावर्तित होकर के ऊपर की ओर चलने लगती है। चूंकि ऊपर वाली परतें अधिकाधिक सघन है, अतः ऊपर उठती हुई किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तो उसे पृथ्वी के नीचे से आती प्रतीत होती है और यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ठंडे देशों में मरीचिका। बहुत ठंडे देशों में समुद्र पर अथवा बर्फ के क्षेत्रों में दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब वायु में उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जल तथा बर्फ से लगी वायु की परतें ठंड होने के कारण सघन हो जाती है और ऊपर की परतें विरल हो जाती है। समुद्र के जल पर तैरते जहाज से चली किरणें ऊपर की ओर जाते हुए वायु की परतों पर अपवर्तित होकर के अभिलंब से दूर घटती जाती है और किसी विशेष परत पर पूर्ण परावर्तन के पश्चात नीचे आने लगती है। जब ये किरणें व्यक्ति की आंख में पहुंचती है तो उसे जहाज का उल्टा प्रतिबिंब ऊपर वायु में लटका हुआ दिखाई देता है। नीचे की परतें भारी होने के कारण चलायमान नहीं होती है, इसीलिए ये प्रतिबिंब स्थिर दिखाई पड़ता है। तो ये 6 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके हैं, उनके मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की गति से आ रहा है। प्रतिबिंब किस गति से चलेगा? मनुष्य को वो किस गति से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? तो वो प्रतिबिंब जो है 2 मीटर पर सेकंड की गति से चलेगा, 4 मीटर पर सेकंड की ओर अपने ओर आता प्रतीत होगा। अगला, एक समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण द्वारा घूमा कोण कितना होगा? 8 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी जाती है। प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा व उसकी लंबाई कितनी होगी? तो दूरी 20 मीटर होगी, लंबाई दूरी 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी बनेगी? 6 सेंटीमीटर बनेगी। 20 सेंटीमीटर दूरी, लंबाई 6 सेंटीमीटर। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये भी 40 डिग्री ही होगा। एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंचता है परंतु फिर भी अंधेरा नहीं रहता है। क्यों? प्रकाश किरणों के विसरित परावर्तन के कारण।
दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने अंश घूम जाएगी? 2 थीटा। कितने? 2 थीटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? बहुरूपदर्शी। कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? उसका नाम है बहुरूपदर्शी। कैलियोडोस्कोप। क्या कहते हैं? कैलियोडोस्कोप। दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? 3। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण अधिक उपयुक्त होता है। सन अम्ब्रेला यानी धूपी छाते के ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? श्वेत। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण से। क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव है? नहीं। क्या समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? नहीं। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का एक तरफ लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। यदि किसी लेंस की क्षमता यानी पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट, यदि लेंस की क्षमता -2D है, 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 0.5 मीटर होगी। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसके समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो? 2F पर रखा जाए, यानी 2 फोकस पर, अर्थात 2 फोकस से दूर होनी चाहिए, 2 गुनी दूरी पर, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लेंस के बीच में काला कागज लपेट दिया जाए? प्रतिबिंब की प्रतिदीप्ति की तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की प्रतिदीप्ति की तीव्रता कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता कितनी होगी? 6 डायोप्टर होगी। पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग होता है? समकोणीय प्रिज्म का। उत्तल तथा अवतल लेंस में से कौन सा अपसारी लेंस है? अवतल लेंस। किस लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष लेंस के किस ओर बनता है? वस्तु की ओर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगी, फोकस तथा लेंस के ठीक बीच में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। प्रकाश के 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म के प्रयोग से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति, अपसारी की भांति। किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है? अभिदृश्य या अभिनेत्र की? अभिनेत्र की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी, उल्टा व बड़ा होती है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेट जॉनसन ने किया। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? कवालूर में है। दर्शन कोण क्या है? किसी वस्तु द्वारा दृष्टा की आंखों पर बनाया गया कोण है। प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने हेतु किस प्रकार सहायता करते हैं? दर्शन कोण का मान बढ़ा करके। कौन सा रंग तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है? या किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, कैसे? उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसके द्विनेत्र दृष्टि प्रदान करते हैं उसको। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैमरे में अभिदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। किस लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है? उत्तल लेंस का, अभिसारी लेंस का।